जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम एक व्यापारी और उसकी 3 बेटियों की कहानी सुनेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें। इस कहानी के अनुसार किसी गांव में एक व्यापारी रहता था और उसकी 3 बेटियां रहती थी। व्यापारी को हमेशा एक डर लगा रहता था कि कहीं उसकी बेटियां उसे छोड़कर ना चली जाए। वह सोचता था उसकी बेटियां उसे प्यार तो करती है ना। यह सोच सोच कर वह परेशान रहता था। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटियों से यह जाकर पूछा जाए कि वह मुझसे कितना प्रेम करती है। यह सोचकर सबसे पहले वह अपनी बड़ी बेटी के पास गया और उस व्यापारी ने अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तब उसकी बड़ी बेटी जवाब देती है कि पिताजी, मैं आपसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। व्यापारी यह सुनकर बहुत खुश हो गया और खुशी में अपनी बेटी को एक कीमती हार उपहार में दिया। व्यापारी बहुत खुश था और अब वह अपनी मंझली बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तब मंझली बेटी अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि पिताजी, मैं आपको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। यह सुनकर व्यापारी गदगद हो गया। उसे अपने पुत्री से ऐसे ही जवाबों की उम्मीद थी। व्यापारी यही सुनना चाहता था। अब वह बहुत खुश था कि उसकी दोनों बेटियां उससे बहुत प्रेम करती है। अब व्यापारी अपनी छोटी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है कि बेटी, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो। तब छोटी बेटी अपने पिता से कहती है, नमक के बराबर। मैं आपसे नमक के बराबर प्रेम करती हूँ। यह सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि नमक के बराबर, नमक तो बहुत मामूली चीज है। क्या मेरी बेटी मुझसे केवल इतना ही प्रेम करती है। और गुस्से में आग बबूला व्यापारी ने अपनी छोटी बेटी को घर से निकाल दिया। अपने पिता के व्यवहार से छोटी बेटी को बहुत दुख हुआ। वह कुछ बोल नहीं पाई और रोते रोते घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे बड़े बड़े घास दिखाई दिए। तब उस लड़की ने उस घास को अपने शरीर पर लपेटकर कपड़े की तरह पहन लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके। तब उस लड़की ने सोचा कि अपना जीवन काटने के लिए उसे कुछ न कुछ काम तो करना ही होगा। यह सोचकर वह एक राजा के घर पर गई और दरवाजे पर खड़े सिपाही से जाकर पूछती है, सुनो, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है। मुझे सारे काम आते हैं। तब सिपाही उस लड़की से कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसे ही किसी को भी काम पर नहीं रख सकता। लड़की ने फिर उदास होकर उस सिपाही से कहा, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैं सारे काम कर सकती हूँ। महलों में तो इतने सारे काम होते हैं, कोई काम तो मेरे लायक होगा। कृपा कर मुझे काम पर रख लो। सिपाही अब उस लड़की को भगाने ही वाला था कि तभी वहां पर एक बावर्ची आ गया। बावर्ची ने उस लड़की की सारी बातें सुन ली थी। बावर्ची को उस लड़की पर दया आ गया और बावर्ची उस लड़की को अपने साथ ले गया। फिर बावर्ची उस लड़की को सारे काम समझाने के बाद उसे रहने का जगह भी दिखा दिया। लड़की को जहाँ रहने के लिए मिला वहाँ पर और भी ढेर सारी औरतें रहती थी। सारी औरतों ने उस लड़की को घास के कपड़े पहने देखकर उसका नाम घसियारिन रख दिया। अब सारे लोग उस लड़की को घसियारिन कहने लगे। अगले दिन राजमहल में बहुत हलचल मचा हुआ था। जोरों शोरों से किसी उत्सव की तैयारी की जा रही थी। तब घसियारिन ने अपने साथ रह रही औरतों से पूछा, क्या कोई उत्सव है। महलों में इतने जोरों शोरों से किस चीज की तैयारी हो रही है। सारी औरतें सजने धजने में लगी हुई है। तब औरतों ने घसियारिन को बताया कि राजा साहब महल में एक बहुत बड़े सभा का आयोजन कर रहे हैं और
उस सभा में सभी लोग जा सकते हैं। इसीलिए सारी औरतें अपने आप को सजाने संवारने में लगी हुई हैं। फिर समय बीतते सभा का दिन भी आ गया। जब सभी औरतें सज धज कर सभा में जाने लगी, तब उसने घसियारिन से भी पूछा कि तुम भी हमारे साथ सभा में चलो। तब घसियारिन ने उन सभी औरतों को यह कहते हुए मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह यहीं रहकर आराम करना चाहती है। घसियारिन के मना करने के बाद सभी औरतें सभा में चली गई और घसियारिन वहीं आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद उठकर घसियारिन अपने घास वाले कपड़े उतारकर एक बहुत ही सुंदर कपड़ा पहन लेती है, जो वह अपने साथ घर से लाई थी, और सभा में चली गई। घसियारिन इस सुंदर कपड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। सभा में सभी लोग उसी को देख रहे थे और सभी देखकर आश्चर्यचकित थे कि इतनी सुंदर लड़की कौन है। सभा में उपस्थित राजकुमार भी घसियारिन को टकटकी लगाए देख रहा था। धीरे धीरे राजकुमार और घसियारिन के बीच बातें शुरू हो गई। दोनों खूब बातें करने लगे। सभा जब तक चलता रहा तब तक राजकुमार और घसियारिन के बीच बातें होती रही। सभा के समाप्त होते ही घसियारिन तुरंत वहां से निकल गई और अपने सुंदर कपड़े को उतारकर घास वाले कपड़े पहनकर अपना हुलिया बदल ली। अगले दिन सारी औरतें आपस में बातें कर हंस रही थी। अरे देखा तुमने, वह लड़की कौन थी जिससे राजकुमार सभा में बातें कर रहे थे? पता नहीं वह लड़की कौन थी, पर थी तो बहुत सुंदर, बिल्कुल परियों की जैसी। तभी दूसरी औरत कहती है, हाँ हाँ देखा देखा। जब तक सभा चलता रहा दोनों आपस में बातें ही करते रहे। यह सुनकर सारी औरतें ठहाके लगाकर हंसने लगी। इधर राजकुमार वही लड़की घसियारी के बारे में ही सोच रहा था। राजा ने जब दूसरी बार सभा का आयोजन किया, सभी बहुत खुश थे। सारी औरतें सज सवर कर सभा में जाने की तैयारी में लगी हुई थी। फिर जब सब जाने लगी तब सबने घसियारिन से पूछा, चलो चलो तुम भी हमारे साथ सभा चलो, बड़ा मजा आएगा। इतने अच्छे सजावट, इतने सारे पकवान, नाच गाने, हाय कितना मजा आया था। इस बार तो और भी अच्छी तैयारी की गई है। देर ना करो घसियारिन, जल्दी से सज सवर कर तैयार हो जाओ और हमारे साथ चलो। परंतु घसियारिन ने फिर से तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम लोग ही सभा में जाओ, मैं यहीं आराम करूंगी। यह कहकर घसियारिन वहां पड़े बिस्तर पर लेट गई। तब सारी औरतों ने जब देखा कि घसियारिन अब नहीं जाएगी, तब वो सभी सभा में चली गई। घसियारिन ने जब देखा कि सारी औरतें चली गई, तब वे फिर से सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हो गई और सभा में चली गई। सभा में राजकुमार घसियारिन को ही ढूंढ रहा था। जैसे ही घसियारिन और राजकुमार मिले, दोनों मिलते ही बातें करने लगे। राजकुमार ने इस बार घसियारिन को एक अंगूठी उपहार में दिया। जैसे ही सभा समाप्त हुआ, घसियारिन तुरंत वहां से निकल गई और फिर से अपने सुंदर कपड़े उतारकर घास वाले कपड़े पहनकर अपना हुलिया बदल ली। इधर राजकुमार घसियारिन को ही ढूंढ रहा था, परंतु घसियारिन कहीं नहीं मिली। राजकुमार उसे पूरे महल में ढूंढा। सभी सोच रहे थे आखिर इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आई और फिर कहाँ चली गई। तब राजकुमार ने जानबूझकर घसियारिन को ही ढूंढने के लिए तीसरी बार सभा आयोजन करने को कहा। सभा आयोजन की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। पूरे महल को दुल्हन के जैसा सजाया गया। सारी औरतें जब सज संवरकर सभा में जाने लगी, तब सबने फिर से घसियारिन से पूछा, अरे क्या इस बार भी तुम नहीं जाओगी? घसियारिन ने फिर से तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हुए कहा, मेरे हाथों पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मैं यहीं आराम करूंगी, तुम लोग जाओ।
तब सारी औरतें घसियारिन को छोड़कर सभा में चली गई। पर इस बार घसियारिन सभा में नहीं गई। घसियारिन को सभा में ना पाकर राजकुमार बहुत उदास हो गया। जब तक सभा चलता रहा, राजकुमार घसियारिन का इंतजार करता रहा, परंतु घसियारिन नहीं आई। देखकर राजकुमार बहुत परेशान हो गया। वह अब उदास चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। उसे खाने पीने और कुछ करने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। हमेशा वही सुंदर लड़की घसियारिन के बारे में सोचता रहता। अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर राजा रानी भी बहुत दुखी थे। सभी लोगों ने मिलकर पूरे राज्य में उस सुंदर लड़की को ढूंढा, परंतु वह सुंदर लड़की किसी को कहीं नहीं मिली। एक दिन राजकुमार अपने कमरे में भूखे प्यासे उदास बैठा था और वही सुंदर लड़की घसियारिन की यादों में खोया हुआ था। तभी वहां पर रानी आई और अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। फिर अपने पुत्र को कुछ भोजन करने के लिए मनाने लगी। रानी के बहुत जिद करने के बाद राजकुमार ने साबूदाना खाने की इच्छा जाहिर की। तब रानी ने तुरंत बावर्ची खाने को आदेश दिया कि बढ़िया सा साबूदाना बनाकर राजकुमार के पास भिजवाया जाए। जब घसियारिन ने यह सुना कि राजकुमार को साबूदाना खाने की इच्छा हो रही है, तब घसियारिन मुख्य बावर्ची के पास जाकर कहती है कि वही राजकुमार के लिए साबूदाना बनाना चाहती है। घसियारिन बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए मुख्य बावर्ची ने उसे राजकुमार के लिए साबूदाना बनाने की इजाजत दे दी। अब घसियारिन राजकुमार के लिए साबूदाना बनाकर एक प्लेट में परोस देती है और राजकुमार के द्वारा दी गई अंगूठी वह उसी साबूदाना में छिपा देती है। जब राजकुमार वह साबूदाना खाने लगता है, तब उसे वह अंगूठी मिल जाती है जो उसने घसियारिन को दिया था। राजकुमार समझ जाता है कि यह साबूदाना वही सुंदर लड़की घसियारिन ने बनाया है और तुरंत सैनिकों को आदेश देता है कि यह साबूदाना बनाने वाली को उसके सामने हाजिर किया जाए। जब घसियारिन राजकुमार के सामने आती है तो उसके घास वाले हुलिये को देखकर राजकुमार उसे पहचान नहीं पाता है, पर उससे बातें करने के बाद राजकुमार उसे पहचान लेता है कि यह वही सुंदर लड़की है जिसे वह इतने दिनों से ढूंढ रहा था। फिर राजकुमार घसियारिन को लेकर राजा रानी के पास गया और उनके पास जाकर घसियारिन के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। तब राजा रानी ने राजकुमार और घसियारिन का विवाह बड़े धूमधाम से करा दिया। राजा रानी भी इतनी सुंदर बहू पाकर बहुत खुश थे। एक दिन राजा रानी ने घसियारिन से उसके बारे में पूछा कि वह कौन है, उसके माता पिता कौन हैं। तब घसियारिन ने राजा रानी को सारी बातें बताई कि वह कौन है, उसके पिता कौन हैं और कैसे अपने पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद काम की तलाश में भटकते हुए राजमहल आ पहुंची। राजा रानी यह जानकर बहुत खुश हुए कि उसकी बहू कितनी सच्ची और नेक है। यह जानकर अपनी बहू पर और ज्यादा प्यार लुटाने लगे। राजकुमार और घसियारिन के विवाह के कुछ दिनों बाद राजा रानी ने फिर से सभा का आयोजन करवाया। सभा की तैयारी जोरों शोरों से शुरू की गई। ढेर सारे पकवान बनवाए गए, दूर दूर से लोग आए और इस बार सभा में घसियारिन के व्यापारी पिता भी आए थे। घसियारिन के व्यापारी पिता ने देखा कि सभा में बड़े बड़े खाने की मेज पर ढेर सारे पकवान सजाए गए थे। संयोगवश घसियारिन के व्यापारी पिता और राजा एक ही मेज पर आमने सामने खाने के लिए बैठे। व्यापारी के सामने ढेर सारे पकवान परोसे गए। व्यापारी ने जैसे ही वह खाना खाया, वह आश्चर्यचकित होकर राजा की ओर देखने लगा। तब राजा ने व्यापारी से कहा, क्या हुआ व्यापारी, खाना क्यों नहीं खा रहे? खाना खाइए। तब व्यापारी ने राजा से कहा, राजा साहब, खाने में तो नमक ही नहीं है। नमक नहीं होने के कारण
खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा है। तब राजा ने व्यापारी से कहा, नमक ही तो है, नमक तो बिल्कुल मामूली चीज है। राजा की बात सुनते ही व्यापारी को अपनी छोटी बेटी की नमक वाली बात याद आ गई। अपनी बेटी को याद करके वह फूट फूट कर रोने लगा। हाय मेरी बेटी, कितना मुझसे प्यार करती थी, ना जाने अभी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काश मेरी बेटी मुझे आज मिल जाती तो मैं उससे क्षमा मांगता और उसे ढेर सारा प्यार देता। तब राजा साहब घसियारिन को बुलाते हैं। व्यापारी पिता अपनी पुत्री घसियारिन को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, बेटी मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती थी, मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया। पिता पुत्री को देखकर राजा, रानी, राजकुमार बहुत खुश हुए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।